ठीक है, चलिए हम स्क्रीन शेयर करते हैं और जहाँ से क्वेश्चन छूटा हुआ था वहां से स्टार्ट करते हैं। 56 या 57 तक हम लोग कर चुके थे। यहाँ तक हो गया था रैयत वारी। अब यहाँ से एक क्वेश्चन यहाँ से ले लेते हैं और चलिए मैं सॉल्व करता हूँ। बस आपको ऑब्जर्व करना है कि कैसे सॉल्व कर रहे हैं और क्या लॉजिक लगा रहे हैं। आपको थोड़ा सा ऑब्जर्व करना है, जहां भी प्रॉब्लम हो आप लिख के रख लें, एक बार प्रॉब्लम को हैंडल कर लेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर लिख लेंगे। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, ये बोल रहा है कि दे आर नो पैरेबल्स इन उपनिषद। पैरेबल्स मतलब क्या होता है हिंदी? कुछ मतलब हंसी मजाक या हास्य वाला चीज। ठीक है, तो बोल रहा है कि देयर इज नो पैराबल्स। एक एक्सट्रीम वर्ड यहाँ पे मिला, नो पैराबल्स इन उपनिषद। लेकिन हम यहाँ पे ये बोल रहे हैं शॉर्ट स्टोरीज। ठीक है, पैराबल्स मतलब शॉर्ट स्टोरीज उपनिषद में। तो ये क्वेश्चन सेटर ये स्टेटमेंट्स क्यों आपके सामने रख रहा है कि देयर इज नो पैराबल्स और ऑलरेडी ये नो एक्सट्रीम वर्ड्स है, इसको एलिमिनेट करिए, आगे बढ़ते हैं। उपनिषद्स वेर कंपोज्ड अर्लियर दैन द पुराणस। सही है, पुराना और उपनिषद बोल रहा है कि उपनिषद वेयर कंपोज्ड अर्लियर देन पुराना। पुराना से पहले उपनिषद आए थे। ठीक है, सही है, लिखा गया था। ऐसे अगर हम लोग एक एक्सट्रीम वर्ड पकड़ लिए एक स्टेटमेंट में, तो यहाँ पे ऑलरेडी हम लोगों ने क्या पढ़ा है कि दो स्टेटमेंट्स में अगर एक एक्सट्रीम वर्ड्स मिल जाता है तो हम लोग दूसरे स्टेटमेंट को अगर जनरल इन नेचर है, ठीक है, जेनरिक है, ब्रॉड है, उसको साथ में लेके चलेंगे। आंसर इज बी ओनली। प्रॉब्लम यहीं पे था, यहीं पे आइडेंटिफाई करना था सस्पेक्ट को। 59 नंबर देखते हैं। इंडिया इज ए मेंबर ऑफ इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल। ये बोल रहा है कि इंडिया इज ए मेंबर ऑफ ग्रेन काउंसिल। हमें पता नहीं होगा। ठीक है, अगला बोल रहा है ए कंट्री नीड्स टू बी ए मेंबर ऑफ द इंटरनेशनल ग्रेन काउंसिल फॉर एक्सपोर्टिंग एंड इंपोर्टिंग राइस एंड व्हीट। ये बोल रहा है कि इंडिया इज ए मेंबर। पहला में बोल रहा है इंडिया इज ए मेंबर, दूसरा में ये बोल रहा है कि ग्रेन का एक्सपोर्ट और इंपोर्ट करने के लिए राइस एंड व्हीट का उस इंटरनेशनल ग्रीन काउंसिल का मेंबर होना चाहिए। तो आपको लगता है ये लॉजिकल है? नो सर। लॉजिकल नहीं है, किसी भी तरह लॉजिकल नहीं है। तो क्या होगा? इंडिया तो क्या होगा इसका आंसर बताइए। इसको हम एलिमिनेट कर देंगे कि ये इलॉजिकल बात है। इंडिया होगा तो ठीक है, होगा। आंसर वन करके चले जाना। अगर थोड़ा सा इसको और थोड़ा सा करें तो टू, सबसे पहले ये आए, दोनों स्टेटमेंट्स को हम लोगों ने देखा। सबसे पहले ये वाले को एलिमिनेट करें। ठीक है, ये वाले को एलिमिनेट कर दिए तो तीन बच जाएगा और एक में हमें ये लॉजिकल मिला है, दो को एलिमिनेट कर देना है। ठीक है, जब दो को एलिमिनेट करें तो ये भी चला गया और हमारे पास जो बच जाता है ऑप्शन ए बच जाता है। ठीक है, अगला देख लेते हैं। यहाँ पे ये 61 दिख रहा है तो इसको देख लेते हैं। हम लोगों ने जब पढ़ा था पॉलिटी तो वहाँ पे इनका जिक्र भी हुआ था। Who was the provincial president of the Constituent Assembly before डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद took over? राजेंद्र प्रसाद के बनने से पहले कौन थे? हम लोग वहां पे उस समय देखे थे कि 9 में 2 जोड़िएगा तो 11 आएगा, 11 में 2 जोड़िएगा तो 13 होगा। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन यहाँ पास हुआ था। और ये फर्स्ट जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मीटिंग हुई थी उसमें जो ओल्डेस्ट पर्सन थे कौन थे? नहीं याद है? सच्चिदानंद सिन्हा थे। और ये फ्रेंच प्रैक्टिस है। फ्रेंच प्रैक्टिस को अडॉप्ट करते हुए सच्चिदानंद सिन्हा को यहाँ पे असेंबली का प्रेसिडेंट बनाया गया था। तो आंसर ये है। फिर उसके बाद 9 को इनको बनाया गया था, 11 तारीख को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे, 13 का भी याद रखना ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन जवाहरलाल नेहरू ने पास करा था। 61 के बाद कौन सा क्वेश्चन पे जाना है? क्वेश्चन नंबर 65। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ठीक है, ऑप्शन का पैटर्न कैसा है? ऐसा है। क्या करोगे? चार चार स्टेटमेंट्स यानी कीवर्ड टाइप का दिया हुआ है, क्या करोगे? चार है, ओनली टू। दो सही होगा। पढ़ना नहीं है, डायरेक्ट टिक करके आगे बढ़ना है। 65 के बाद 66 पे जाना है। ये बोल रहे हैं, इसको थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। आर्टिकल 368 ऑलरेडी हम लोगों ने इसको पढ़ा है पॉलिटी का जब रिवीजन चल रहा था तो।
पार्लियामेंट में अमेंड एनी प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन बाय वे ऑफ एडिशन, ठीक है, अमेंड करके ऐड कर सकते हैं, ठीक है, वेरिएशन कुछ डिफरेंट चीजें ला सकते हैं, कुछ पार्ट्स को रिपील कर सकते हैं, जैसे राइट टू प्रॉपर्टी को हटा के कॉन्स्टिट्यूशनल राइट लाया, या कोई भी आर्टिकल को रिपील कर सकते हैं, प्रोवाइडेड बेसिक स्ट्रक्चर हमारा डैमेज नहीं, बेसिक फीचर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन जो केशवानंद भारती केस में आया वो डिस्ट्रॉय नहीं हो, कर सकते हैं। ऑप्शन क्या हो जाएगा, तीनों हो जाएगा। मतलब कॉन्फिडेंटली इन सब चीजों को डील करना है। 66 के बाद 67 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखिए, ये क्या बोल रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग कंट्रीज, ठीक है, इटली है, जापान है, नाइजीरिया, साउथ कोरिया, साउथ, ऐसे पढ़ लेना और क्वेश्चन को देख लेना, यानी 5 आइटम दिया हुआ है, इतना में हमें समझ में आ गया। फिर ऑप्शन की तरफ देखा तो हमें ये समझ में आया ये पांचों तो सही नहीं है, ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन सेटर खुद बोल रहा है कि मिनिमम 2 गलत है और मैक्सिमम 3, मिनिमम 2 गलत है और मैक्सिमम 3 गलत है, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3, इसमें भी 1 2 3 और यहाँ पे 2 2 है। दिमाग लगाने का ज्यादा जरूरत है ही नहीं, हमें मिनिमम 2 को यहाँ पे एलिमिनेट करना। अब इस माइंडसेट के साथ आगे बढ़ेंगे। पहले क्वेश्चन पूरा पढ़ लेते हैं। विच ऑफ द अबव कंट्रीज आर फ्रीक्वेंटली मेंशन इन मीडिया फॉर देयर लो बर्थ लो बर्थ रेट्स एंड एजिंग पॉपुलेशन, ठीक है, मतलब बर्थ रेट्स कम हो रहे हैं और एजिंग पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ रही है, और डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन या कम भी हो रही है, तो एजिंग पॉपुलेशन डाई होगी, ठीक है, वो डाई होने के बाद डिक्लाइन भी होती है पॉपुलेशन, ठीक है। पहले तो एनसीईआरटी और ज्योग्राफी इकोनॉमी में ही ऐसे करके बेस बना के काफी अच्छे से समझाया गया है। ये स्टार्टिंग में पॉपुलेशन का बेस ऐसे होता है, फिर उसके बाद धीरे धीरे घटता है, फिर ये ऊपर जाता है, फिर ये बेस ऐसे होता है, काफी अच्छे से समझाया गया है। ये भी नहीं वहां पे समझे तो यहाँ पे ये देखना है कि एज लो बर्थ और एजिंग पॉपुलेशन ये डेवलप्ड कंट्री का साइन है। डेवलपिंग कंट्री और लीस्ट डेवलपिंग कंट्रीज में क्या होता है कि बच्चे ज्यादा होते हैं, ठीक है, फिर वो 20 ईयर्स 25 ईयर्स डाउन द लाइन एजिंग जो पॉपुलेशन होता है, वर्किंग पॉपुलेशन, वो ज्यादा बढ़ता है। तो इन पांचों में से देखेंगे कि डेवलप्ड कंट्री कौन कौन सा है जहाँ पे ये सब क्राइटेरिया पाया जाता है। इनको देखने के बाद हमें तो सबसे पहले जापान लग रहा है कि जापान इज ए डेवलप्ड कंट्री। इटली भी काफी आगे बढ़ चुका है, और फिर उसके बाद साउथ कोरिया। तो यहाँ पे ये सब लक्षण यानी ये सब निशानियां पाए जाएंगे जहाँ पे लो बर्थ रेट्स है, बच्चे 1 2 ही मैक्सिमम, और फिर ये फिर उसके बाद यहाँ पे देखेंगे 1 2 4 कहाँ पे है। तो 1 2 4 हमें ऑप्शन ए में मिल गया, हमारा आंसर ये हो जाएगा। ऐसे भी नहीं करना है तो इसको उल्टा जा सकते हो कि एटलीस्ट नाइजीरिया का नाम आपने सुन रखा है, नाइजीरिया में तो ये चीज नहीं होगी, ये बेसिक चीजें हैं, लो बर्थ एंड हाई एजिंग पॉपुलेशन नाइजीरिया में नहीं होगा, जहां जहां 3 है उसको एलिमिनेट करो। 2 4 तो यहाँ पे भी है, 2 4 यहाँ पे भी है, यानी 2 4 हमारा सही है। बच जाएगा एक पे डिसाइड होगा, तो इटली भी डेवलप कंट्री में आता है, हाईली क्वालिफाइड एजुकेटेड, और आगे वेस्टर्न यूरोपियन में है, यूरोपियन कंट्रीज का पार्ट है, ठीक है। तो आंसर इज ए, 67। बस यही समझना था कि लो बर्थ रेट्स और एजिंग पॉपुलेशन कहाँ का फीचर है, कैसा फीचर है। 67 के बाद हमें 68 में जाना। अगेन कितनी बार हमने बताया कि मनी बिल रिपीटेटिव थीम है यूपीएससी का, ठीक है। क्वेश्चन बोल रहा है मनी बिल पे इन रिस्पेक्ट टू मनी बिल इन द पार्लियामेंट, ठीक है। डायरेक्ट स्टेटमेंट 4 में आएंगे और ये बोल रहा है कि अमेंडमेंट टू ए मनी बिल सजेस्टेड बाय द राज्यसभा, पहले लोकसभा में मनी बिल लोकसभा में ओरिजिनेट होगी, फिर राज्यसभा में गई और राज्यसभा ने कुछ रिकमेंड करा या सजेस्ट करा कि ये चेंजेस ये कर दो। तो वो डिपेंड करता है लोकसभा पे कि वो एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे, ठीक है, एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। और लोकसभा में पास होके जब राज्यसभा में भेजा गया है और राज्यसभा कोई भी एक्शन नहीं लेती है, तो 14 डेज तक ही डिले कर सकती है।
उसके बाद इट विल बी सपोज टू बी पास्ड एज इट वाज सजेस्टेड बाय द लोकसभा, उस रूप में ही पास हो जाता है। यहाँ पे ये बोल रहा है कि राज्यसभा हैव टू बी, मतलब सजेस्टेड बाय द राज्यसभा हैव टू बी एक्सेप्टेड। मतलब जो भी राज्यसभा सजेशन देगा या रिकमेंड करेगा कि मनी बिल में ये प्रोविजंस को चेंज करके वो प्रोविजन क्लाउज ए को चेंज करके वो पैरा ये वो दिस दैट, वो नहीं होता है। ऑप्शन स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग। ऑप्शन स्टेटमेंट 4 रॉन्ग है। हमने जहां जहां चार था बस एक ही जगह हमें चार मिला, उसको एलिमिनेट कर दिए, बाकी सब आप देख लेना नॉर्मल है। इसका आंसर सी है, 1 2 1 3। और इसमें उत्तर से नहीं चलेंगे, फोर में से टू चूज कर। क्या है, फिर से बोल लो, फिर सर से चार बोलो। ऑप्शन, सर चार ऑप्शन में से दो ऑप्शन चूज करके आगे उस तरह नहीं करेंगे। वो वाला, ये वाला पैटर्न पे अभी जस्ट इसके बाद हम लोग आएंगे। जस्ट हम लोग आएंगे। ये पैटर्न और ये पैटर्न, ठीक है। ठीक है, वही चार स्टेट, मतलब चार कीवर्ड या चार स्टेट में मान लो आगे एक और क्वेश्चन आएगा ऐसा। दोनों पैटर्न में अंतर है, दिख रहा है आप लोगों की स्क्रीन पे। माइक ऑन यस। करके यस बोल सर, सकते यस हैं, सर। ऐसा नहीं है। हाँ, माइक ऑन करके बोल सकते हैं, ऐसा नहीं है, डर के नहीं यस रहना सर, है। यस दिख रहा है। हाँ, ठीक है, डरना नहीं है, वो तो कल हम डरा रहे थे। ठीक है, चलिए। शिवम, एक बस थोड़ा सा क्वेश्चन को, जो क्वेश्चन पूछ रहे थे शिवम को, ये बताना था हमें इस पेज पे। इस पेज पे बताना था हमें, ठीक है। जो क्वेश्चन ये पूछ रहे थे शिवम, हमें इस पेज पे बताना था। चलिए हम लोग 69 पहले सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद इस पेज पे बताएंगे। चलिए, सिंपल सा क्या करना है। सिंपल सा, ये क्वेश्चन नंबर 73 में आ गया, यहाँ पे देखिए 73। ठीक है, ऑप्शन का पैटर्न यहाँ पे देख रहे हैं आप। 1 2 4, 1 2, स्टेटमेंट 1 2 3 4। लेकिन यहाँ पे हम ये ऑपरेशन नहीं कर सकते, क्योंकि जो पैटर्न है वो कुछ और है। ठीक है, यस। दोनों क्वेश्चन सामने है, क्लैरिटी आ गई होगी। ये पैटर्न ओनली 1, ओनली 2, ओनली 3 शुरू से लेके अभी तक सब पे ये काम कर रहा है। ठीक है, तो हमारा आंसर यहाँ पे ये हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे नहीं कर सकते, यहाँ पे आपको देखना होगा, यहाँ पे थोड़ा सा नॉलेज यूज करना होगा। और ऐसे क्वेश्चंस जब आ जाएंगे, ऐसे क्वेश्चन जब आ जाएंगे तो इसको बाद में हम लोग देखेंगे। 69 इसको बाद में देखेंगे, ठीक है। तो हम लोग 73 सॉल्व कर लिए, 72 देख लेते हैं एक बार। तो ये ऑलरेडी थोड़ा सा कॉमन सेंस यहाँ पे दिख रहा है, तो मैं बता दे रहा हूँ। चार दिया हुआ, 1 2 3 4, और ऑप्शन, तीनों ऑप्शंस में तीन आइटम दिया हुआ है, यानी एक तो इसमें से गलत है। इसमें से एक तो गलत है। आपको यहाँ पे अब इसको टैकल करना होगा। तो अब ऐसे टैकल करेंगे कि इसमें से एक सस्पेक्ट हमारे पास है और उसको आइडेंटिफाई करना है। तो ये काफी लक्ष्मीकांत में हम लोग काफी पढ़ा है ना, 21st अमेंडमेंट में कुछ यस हुआ। सर। ठीक है, 72nd अमेंडमेंट हुआ, जब हम ब्रेन स्टॉर्मिंग में भी बताए थे, तो ऐसे करके हमने बताया था। और ये पीडीएफ को 92। हाँ, फिर उसके बाद ये दोनों को ऐड कर देंगे तो 92nd अमेंडमेंट हो जाएगा। ये पीडीएफ को काफी अच्छे तरीके से सारा इस पे ट्रिक लॉजिक लिख कर और इसमें सारा चीज चिपका उपका कर इसको टेलीग्राम पे डाल देंगे आज रात में या कल। ठीक है, तो वो पॉइंट ऑफ रेफरेंस आपके लिए काम हो जाएगा एग्जाम से पहले। सारी चीजें, जैसे ये सब चीजें कुछ कुछ इस पे लिख दिया करेंगे और हाईलाइट कर देंगे और थोड़ा सा बॉक्सिंग वॉक्सिंग कर देंगे। ठीक है, 72 हम लोगों ने देख लिया। तो हमारा आंसर क्या हो रहा है, डी। ए। सॉरी, डी नहीं होगा, हम मैथिली को ए। निकालना है। ठीक है, मैथिली को निकाल देंगे, चार निकल जाएगा, हमारे पास आंसर ए बच जाएगा। ठीक है, 72 हम लोगों ने देख लिया। बोलना है, माइक ऑन करके बोलना है, डरना नहीं है। 73 देख लिए, फिर उसके बाद 76। यहाँ पे एक चीज ये बताना है कि जब भी राइट टू, यहाँ पे तो राइट टू प्राइवेसी आया तो आर्टिकल 21 हम टिक करके चल देंगे। इतना तो पता होगा, इतने साल से प्रिपरेशन कर रहे हैं या 6 महीने से ही कर रहे हैं, तो आर्टिकल 21 पता है ना कि पुट्टर स्वामी केस, यस। राइट टू प्राइवेसी।
ठीक है, 21 तो पता है, लेकिन मान लेते हैं यहाँ पे ऐसा चीज यहाँ पे है, यहाँ पे ऐसा चीज पूछ दिया एग्जाम में। अच्छा, कौन किसका मैसेज था? जाने ऐसा ऐसा कुछ पूछ दिया जो आपको समझ में नहीं आता है, और ये सारे सेम ऑप्शंस हैं, और यहाँ पे ऐसा कुछ पूछ दिया जो हवा नहीं लगा, आपको सर के ऊपर से पार हो गया, और आपको अटेम्प्ट लेने हैं। ठीक है, आपका अटेम्प्ट कम है, 65-70 के अराउंड है, आपको अटेम्प्ट लेने हैं। आप आंख बंद करके आर्टिकल 21, मैं बोल रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन, यहाँ पे कुछ यूपीएससी ने दूसरा कीवर्ड इस्तेमाल करा, और सेम ऑप्शंस ऐसे रखे हुए हैं, या 21 बी की जगह पे हो, या सी या ए की जगह पे हो। को क्या करना है कि ये चारों आर्टिकल में सबसे ब्रॉडेस्ट आर्टिकल कौन सा है? आर्टिकल 21। ब्रॉड को टिक करके आगे चलते बनना है, गलत हो उससे कोई मतलब नहीं है। अपना जो लॉजिक है, ट्रिक है, जो पैटर्न है वो यही है। जैसे अंडमान एंड निकोबार के बारे में हमने बताया, वेस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट के बारे में हमने बताया कि आपको अटेम्प्ट लेना है। अटेम्प्ट कैसे लेना है? लॉजिकल बेसिस पे लेना, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट। ठीक है, ये रहे, आप टिक मार के चलते बनिए। गलत होगा तो गलत होगा, ऐसे भी तो हो नहीं रहा है आपका। तो ऐसे भी हम लोगों ने पढ़ा है, चूज द ब्रॉडेस्ट। चूज द ब्रॉडेस्ट ऑप्शन। चलिए, 76 हो गया, 76 के बाद 78 यहीं पे है, यहाँ पे देख लेते हैं। बोल रहा है कि ऑपरेशंस अंडरटेकन बाय आर्मी टुवर्ड्स अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन। एक यहाँ पे कीवर्ड आया है, अपलिफ्टमेंट। अपलिफ्टमेंट ऑफ लोकल पॉपुलेशन इन रिमोट एरियाज, यानी दूर दराज यानी कंट्री साइड एरियाज में होगा, एड्रेसिंग ऑफ देयर बेसिक नीड्स। तो क्या कहा जाता है, उस ऑपरेशन का क्या नाम है? ठीक है, यहाँ पे क्या करना है हमें, इस क्वेश्चन में क्या करना है, इटिमोलॉजी टेक्निक लगाना है। रूट वर्ड्स को देखना है और उसका मतलब निकालना है, और उसी से हमें पहचान मिलेगा। ये ऑपरेशन कहाँ हो रहा है? इंडिया में। ठीक है, नीचे से जाते हैं, अगर ये इंडिया में नहीं होता और ये इंडिया आर्मी श्रीलंका में करती, बांग्लादेश में भूकंप आ गया मान लो, या फ्लड उलड आ गया है, या कुछ ऐसा इमरजेंसी सिनेरियो बांग्लादेश में, ये ऑपरेशन हो रहा है, उस ऑपरेशन का नाम ऑपरेशन मदद होता, या मैत्री होता। ठीक है, ये होता। यही चीज यही चीज अगर नक्सलिज्म को अरेस्ट करना हो, ठीक है, कंटेन करना हो, ठीक है, तो यही इसका नाम हो जाता, संकल्प। इटिमोलॉजी टेक्निक, संकल्प मतलब संकल्प लेना, डिटरमाइंड, दृढ़ निश्चय, ऐसे करके इसका हिंदी में होता है संकल्प लेना। संकल्प ले रहे हैं कि हमें प्रीलिम्स पास करना, पढ़ाई करना, कल सुबह 6 बजे उठना है, संकल्प तो वो हो जाता है। संकल्प लेना है कि इसको एलिमिनेट करना है, हटाना है, कंटेन करना है। ठीक है, क्या बच जाता है? सद्भावना। चलिए, 79। द लॉन्गेस्ट बॉर्डर बिटवीन टू कंट्रीज इन द वर्ल्ड इज बिटवीन। ठीक है, सबसे पहले तो हम इंडिया चाइना पे यहाँ पे आएंगे। इंडिया का मैप जब देख रहे हो, थोड़ा सा यहाँ पे इंडिया का मैप बनाते हैं, और थोड़ा सा ऐसे एग्जाम में आपको थोड़ा सा विजुअलाइज करना होगा। ठीक है, यहाँ पे है ऐसे ऐसे करके, यहाँ पे चाइना वगैरह है, तो चाइना का यहाँ पे थोड़ा सा बाउंड्री होता है, फिर यहाँ पे सिक्किम में होता है, यहाँ पे थोड़ा सा हिमाचल प्रदेश भी आता है, और यहाँ पे सिक्किम आता है, फिर यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट में आता है, बहुत छोटा सा है इन कंपेरिजन टू बांग्लादेश। ठीक है, तो इंडिया चाइना को तो हटाओ। ठीक है, चिली अर्जेंटीना, चिली का तो है लंबा सा कोस्टल एरिया, काफी लंबा है, लेकिन अर्जेंटीना के साथ नहीं है। कजाकिस्तान और रसिया फेडरेशन को देखना है तो बहुत लिटिल,
और कनाडा का अगर मैप याद आ रहा है आपको, और ये यूनाइटेड स्टेट का मैप आ रहा है, तो पूरा नॉर्दर्न बाउंड्री ग्रेट लैक वाला एरियाज, अटलस एटलस अगर आपने अच्छे से करा है तो ग्रेट लैक जो 5 लेक है, सुपीरियर, इंटोरी और ये सब लेक है, ईरी लेक, ठीक है, तो वो सब लेक पूरा बाउंड्री कनाडा के साथ है। और ये लॉजिक से ही, कॉमन सेंस, कोई इसमें नॉलेज की जरूरत नहीं, बस आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए वर्ल्ड मैप का। आंसर इज ए। ठीक है। यहाँ पे देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एथिक्स कमेटी इन लोकसभा आर करेक्ट। इनिशियली इट वाज एन एड हॉक कमेटी। ठीक है, इनिशियली ये एड हॉक कमेटी थी, होगा, हमें नहीं पता अभी। ओनली ए मेंबर, यहाँ पे एक एक्सट्रीम वर्ड्स हमें दिखा, ओनली ए मेंबर ऑफ लोकसभा कैन, अगेन यहाँ पे एक पॉजिटिव वर्ड है, कैन मेक कंप्लेंट रिलेटिंग टू अनएथिकल कंडक्ट ऑफ ए मेंबर ऑफ लोकसभा। तो कोई भी कमेटी बनती है तो लोक, जैसे एथिक्स कमेटी कमेटी है तो उसमें लोकसभा भी आता है और प्लस राज्यसभा। जैसे मान लो 31 अगर मेंबर्स हैं, फॉर एग्जांपल किसी कमेटी में 31 मेंबर्स हैं, तो 21 लोकसभा से और प्लस 10 राज्यसभा से। तो दोनों अगर कमेटी के कॉम्पोजिशन में आते हैं तो ओनली मेंबर्स ऑफ लोकसभा ही क्यों कंप्लेन करेंगे, राज्यसभा के मेंबर्स भी तो कंप्लेन कर सकते हैं, या उस कमेटी के जितने मेंबर्स हैं वो कंप्लेन कर सकते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा आपके साथ यहाँ पे गेम करा गया है। द कमिटी कैन नॉट टेक अप, यहाँ पे कैन नॉट हो गया। और ये भी याद रखना है कि पॉलिटी में एक्सट्रीम वर्ड्स थोड़ा सा माइल्ड हो जाता है, क्योंकि एक्सेप्शंस, यूपीएससी एक्सेप्शंस पूछता है। द कमिटी कैन नॉट टेक अप एनी, अगेन यहाँ पे एक नेगेटिव वर्ड आया, एनी मैटर विच इज सब जुडाइस। डेफिनेटली ये सही ऑप्शन है, सही स्टेटमेंट है। क्यों? क्योंकि कोई भी मामला अगर कोर्ट के अधीन है तो फिर उस पे ट्रिब्यूनल भी फैसला नहीं लेती, और भी कोई कमेटी इंक्वायरी वगैरह नहीं लेती है। जब मामला चला गया है सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट में, या एनी कोर्ट या सब जुडाइस है, तो उस पे कमेटी एक्शन नहीं ले सकती है अनटिल एंड अनलेस देयर इज ए फाइनल वर्डिक्ट फ्रॉम द जुडिशरी। तो ये सही है, 1 एंड 3 हमारा सही आंसर है, ऑप्शन सी 1 एंड 3। निगेटिव प्लस निगेटिव इसमें नहीं करना है, क्वालिटी में एक्सेप्शन है, क्वालिटी में एक्सेप्शन है। ठीक है, 80s मतलब देखो, सिंपल सा है कि कहीं भी फंस गए, कहाँ जहाँ पे रूल्स वगैरह कुछ भी काम नहीं कर रहा है, आपका लॉजिक, कॉमन सेंस काम करेगा। ठीक है, मान लीजिए आप, मान लीजिए मामला, मान लीजिए आपके मोहल्ले में कुछ ऐसी चीजें हो जाती है, इंसिडेंट, जो मान लीजिए गांव के बुजुर्ग लोग हैंडल कर रहे हैं, तो उनके पास कोई अथॉरिटी नहीं है, ठीक है, कोई ऐसा मतलब लॉ नहीं है कि वो लोग हैंडल कर रहे हैं, तो फिर उस मामले को हम कोर्ट में लेके नहीं जा सकते हैं। लेकिन जब मामला कोर्ट में चला गया है, कानूनी तरीके से आप उसको डील कर रहे हो वहां से, तो फिर वो मामले को आप गांव के पंचायत में बैठा के क्या करोगे? ठीक है, पंचायत बोलेगा हाँ तो हाँ, ना तो ना, उससे मतलब नहीं है। जब जब मामला सब जुडाइस हो गया है तो कोर्ट विल टेक द फाइनल टेक। ठीक है, कॉमन सेंस है। चलिए आ गया ये जब मैं पढ़ रहा था, अगला क्वेश्चन 81 को छोड़ देते हैं, पहले 80 कर लेते हैं, 80 तो कर लिए, और 82 पहले करते हैं। ये बोल रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द एक्सरसाइज मित्र शक्ति आर करेक्ट। 4 स्टेटमेंट दिया हुआ, अगर यहाँ पे ओनली वन ओनली टू रहता तो डायरेक्ट हम वो सब काम करते हैं, लेकिन इसमें नहीं कर सकते हैं। यहाँ पे देखना होगा कि 4 स्टेटमेंट हमारे पास है, और हर ऑप्शन में तीन 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 का चॉइस है। ठीक है, तीन तीन का चॉइस है, तो एक इसमें से गलत है। अब आपका काम यहाँ पे ये है कि सस्पेक्ट को पकड़ना, इसमें से चोर कौन है, सस्पेक्ट। ठीक है, दिस इज ए ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज बिटवीन इंडिया एंड बांग्लादेश। हम कह सकते हैं, हो सकता है ये म्यांमार के साथ हो, काफी अच्छे से रिप्लेस कर दिया हुआ क्वेश्चन सेट है। इट कमेंस्ड इन ऑन पुणे। अब यहाँ पे हम आपको ये बताना चाह रहे हैं, कभी भी ऐसा स्टेटमेंट मिले, इंडिया इतना बड़ा देश, 28 स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज, आप लोग जहाँ से, जिस जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं, अगर ये स्टेटमेंट्स को यूपीएससी को गलत करना होता, जबलपुर लिख देता, रांची लिख देता, उत्तराखंड लिख देता, जैसलमेर लिख देता, जलंधर लिख देता, पुंछ लिख देता जम्मू कश्मीर का, ठीक है, बालाकोट लिख देता,
ये ऑन ही क्यों लिखा है, और साथ में ब्रेकेट में इसको और अच्छे से एक्सप्लेन भी कर रहा है कि ये औंध पुणे में है। औंध बोलो या औंध बोलो, ये प्लेस जो है वो पुणे में है। ये क्यों, मतलब ये समझ रहे हो, ये बता रहा है कि दिस स्टेटमेंट इज कर, आई एम गिविंग यू सच मच, सो ये मच सर जिसको एक्सप्लेन। ब्रैकेट में देता अगर सही रहता आप बताए। आप बताए थे तो याद है, तो अच्छी बात है। तो यहाँ पे जबलपुर दे देता, लखनऊ दे देता, हरिद्वार दे देता, कुछ भी दे देता, लेकिन ये स्टेटमेंट सही है। जहां जहां पे टू नहीं होगा हम उसको एलिमिनेट कर देंगे। यहाँ पे टू नहीं है, हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। ठीक है। और उसके बाद द ज्वाइंट, उसका अगला स्टेटमेंट पढ़ रहे हैं, ज्वाइंट रिस्पॉन्सेज ड्यूरिंग काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन वाज ए गोल ऑफ दिस ऑपरेशन। ठीक है, जो ज्वाइंट एक्सरसाइज हुआ वो काउंटर टेररिज्म, मतलब कैसे किया जाए, उसको कैसे रिस्पॉन्स करना है अगर ऐसा हादसा हो जाता है तो उस पर। ठीक है, वही उसी चीज से हमारा देश प्रभावित है, और वो ज्यादातर चांस है कि वही हो रहा। इंडियन एयरफोर्स वाज पार्ट ऑफ दिस एक्सरसाइज। ठीक है। इसमें क्या होता है कि मतलब इंडियन एयरफोर्स भी होगी, आर्मी भी होगी। अब ये कोस्टल एरियाज नहीं है पुणे, तो यहाँ पे अगर यहाँ पे इंडियन एयरफोर्स की जगह अगर नेवी लिख देता तो हम कॉमन सेंस से इसको इलिमिनेट करते। अगर नेवी का जिक्र होता, क्योंकि ये कोस्टल एरिया जी होता, तमिलनाडु का बात होता, महाराष्ट्र का बात होता, गोवा का बात होता, गुजरात की बात होती, तो हम थोड़ा सा इमेजिन कर सकते थे कि ये कोस्टल एरियाज में भी हुआ होगा, तो समुद्र के किनारे भी ये एक्सरसाइज हुआ होगा, तो वहां पे नेवी की आवश्यकता होगी। तो ये लैंडलॉक्ड में हो रहा है तो एयरफोर्स ही होगा, मान लेते हैं। ये सही हो गया, तीन स्टेटमेंट सही हो गया। तीन स्टेटमेंट को हमने जेनरिक मान के कॉमन सेंस से मैच करके सही कर लिया। एक ही बच गया जिसको हमने शुरू में सस्पेक्ट करा है कि ये हो सकता है म्यांमार से हो, किसी दूसरे देश से हो। ठीक है, तो ए जहां जहां पे है उसको भी इलिमिनेट कर देंगे। द आंसर इज 2, 3 एंड 4। चलिए, एक मायरा नाम की लड़की थी, आई है वो। ठीक है, चलिए। रीट प्रोहिबिशन इज एन ऑर्डर इशूड बाय द सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। देखो, ये रीट मैंने ग्रुप में ही बोला था कि रीट थोड़ा सा पढ़ो। फंडामेंटल राइट से कितने क्वेश्चन अभी हम लोगों ने देखे? फंडामेंटल राइट से एक आर्टिकल 21 देखा, फिर उसके बाद ये रीट भी फंडामेंटल राइट का ही पार्ट है ना, आर्टिकल 32। ठीक है, तो ये सब चीजें करनी है, क्वेश्चंस आ रहे हैं। ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, 1, 2, 3। तीन है तो कितना सही होगा, बताइए, माइक ऑन करके। दो सर, टू। दो सही होगा सर। सही है, चलिए। 87 हो गया। 89 देखते हैं। द रेट सी रिसीव्स वेरी लिटिल। लिटिल मतलब होता है बहुत कम, वेरी लिटिल मतलब नाम मात्र, केवल नाम का। precipitation इन एनी फॉर्म, अगेन एक निगेटिव वर्ड। काटना नहीं है, होल्ड पे रखते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या हो रहा है, फिर उस अकॉर्डिंगली डिसीजन लेंगे। ठीक है। अगेन हमें यहाँ पे एक निगेटिव वर्ड मिला। अब ये समझ में आया कि यहाँ पे निगेटिव निगेटिव रूल्स हमारा फेल हो रहा है, एक्सट्रीम वर्ड्स का रूल फेल होगा, क्योंकि दोनों स्टेटमेंट्स में निगेटिव चीजें आ गई हैं। तो ये एक ऐसा चीज एग्जामिनर लेके आया, क्वेश्चन सेटर लेके आया है कि आप एनी देख रहे हो, वेरी लिटिल देख रहे हो, और आपको कंफ्यूज करके ये गलत करवाना चाह रहा है आपसे। तब उस समय क्या करेंगे हम, जो सब्सटेंस होता है सेंटेंस का सब्सटेंस, उसको थोड़ा सा वे करेंगे, तौलेंगे। नो वाटर इंटर्स रेड सी फ्रॉम रिवर्स। पहला सेंटेंस क्या बोल रहा है, पहला स्टेटमेंट क्या बोला है कि रेड सी में precipitation किसी भी फॉर्म में बहुत कम होता है, वेरी लिटिल precipitation इन एनी फॉर्म। ठीक है। precipitation बहुत तरह का होता है। ठीक है, हेल्स होते हैं,
ड्रिजलिंग होती है, कम होता है, ज्यादा होता है, ठीक है, उतना डीप नहीं जाना है, बोल रहा है कि बहुत कम होता है। और सेकेंड स्टेटमेंट ये बोल रहा है कि नो वाटर इंटर्स द रेड सी फ्रॉम रिवर्स। तो जब रेड सी के आसपास या रेड सी के पास अगर प्रेसिपिटेशन नहीं होगा तो वहां पे रिवर कहाँ से होगा? वहां पे माउंटेनस रीजन तो है नहीं, ठीक है। लाइक हिमालय की पेरेनियल उनका जो सोर्स है वो बर्फ है, आइस है, आइस मेल्ट होता है और रिवर फ्लो करती है। क्या ऐसा कुछ मेडिटेरियन के पास है ही नहीं। तो दोनों स्टेटमेंट एक दूसरे से सिंक कर रहा है। यहाँ पे पानी नहीं होती है तो रिवर कोई नहीं फ्लो करता है। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। सर नो रिवर बोल रहा है तो ना कोई तो होगा, कोई ना कोई होगा तो हो तो गा, ठीक है। लेकिन हमें थोड़ा सा भावनाओं को देखना है। आप अगर एक को इलिमिनेट करोगे तो आप, चलो ठीक है, आपका बात मान लेते हैं, तो आप वैसे सिचुएशन में आप डी को यहाँ पे टिक कर सकते हो। लेकिन हमने ऑलरेडी बता रखा है कि डी को टिक करोगे हम आपको कुछ भी नहीं बोलेंगे कि सर हाँ डी को करो, तो हम आपके लॉजिक को एक्सेप्ट कर लेंगे। लेकिन अगला लॉजिक हम ये आपको देंगे कि देखो दो स्टेटमेंट्स वाला है, आपके पास नॉलेज है ही नहीं और किसी के पास किसी भी बुक में ये नॉलेज है नहीं कि उसको पढ़ के इसको सॉल्व किया जा सके, या सी को टिक कर, कहीं भी नॉलेज ऐसा मिलेगा नहीं, किसी भी सोर्सेज में है नहीं कि आप सी को टिक कर लो या डी को टिक कर लो। लेकिन इतना नॉलेज आइडिया है कि यहाँ पे वेरी लिटिल है, और यहाँ पे एनी वर्ड यूज है, और यहाँ पे नो वाटर है। आप इसको भी इलिमिनेट कर दोगे और इसको भी इलिमिनेट कर दोगे और डी पे आओगे, हम कुछ भी नहीं बोलेंगे। लेकिन हम ये बोल रहे हैं कि जब आपके पास नॉलेज नहीं है, जब नॉलेज नहीं है आपके पास, तो आपको क्या बताया गया है? दो स्टेटमेंट है, उसमें से कितना सही होगा? एक सही होगा या दो भी ज्यादा सही हो जाएगा? एक सही होगा या दो भी सही हो जाएगा? तो आपको क्या होना है, निगेटिव होना है या पॉजिटिव होके लेके चलना है? इंक्लूसिव होना है या एक्सक्लूसिव अप्रोच रखना है? ये बताओ। बहुत बार मैंने बोल चुका है कि आपको हमेशा इंक्लूसिव होना है, ब्रोडर होना inclusive है, approach. एक्सक्लूड नहीं करना है। आपको इलिमिनेट करने का पावर छीन लिया गया है, आपको इलिमिनेट नहीं करना है। इसमें दोनों सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको प्रॉब्लम है, तो आपको एक क्वेश्चन सेटर से एक स्टेप आगे जाना होगा। क्वेश्चन सेटर ये सेट करा, उसको पैसे मिल गए, उसके अकाउंट में पैसे यूपीएससी ने क्रेडिट कर दिया होगा ये क्वेश्चन को जो फॉर्म करा है, ठीक है, उसकी कहानी वहीं पे खत्म हो गई। अब यहाँ पे आपको अपने दिमाग से दिमाग लगाना है कि ये जो क्वेश्चन सेटर है यूपीएससी में उतनी उसकी पकड़ नहीं होगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को रिफर करा होगा और हो सकता है वो चीजों को नहीं समझ पाया, लेकिन बहुत हद तक उसने जस्टिस करा है कि रेड सी एरियाज, वहां पे प्रेसिपिटेशन नाम मात्र होती है, हल्का सा होती है। ऐसा नहीं है कि होता ही नहीं है, होता ही है, बट वेरी लिटिल, बहुत कम मात्रा में होती है। ऐसा कहीं भी नहीं हो, रेगिस्तान में भी बारिश होती है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि नहीं। तो वो काफी अच्छे से यहाँ पे प्लेस करा है, वेरी लिटिल, किसी भी फॉर्म में, बर्फ हो या कुछ भी हो, जिस फॉर्म में हो, बहुत कम होता है। थोड़ा सा तो पॉजिटिव यहाँ पे हमें मिल रहा है कि होती है। अगर यहाँ पे नो प्रेसिपिटेशन लिख देता तो हम सबसे पहले इसको इलिमिनेट करते हैं और गुस्से में इलिमिनेट करते हैं कि दुनिया का कोई ऐसा कोना नहीं है जहाँ पे बारिश थोड़ा सा भी नहीं होता है। बताइए कोई ऐसा कोना बचा हुआ है भारत, मतलब पूरे वर्ल्ड में, कि जहाँ पे बारिश नहीं होता होगा? रेगिस्तान में भी बारिश होता है, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जामिनर ने काफी अच्छे से प्ले करा है, और यहाँ पे एनी फॉर्म लेकिन वेरी लिटिल होता है, लेकिन वेरी लिटिल। आगे बोल रहा है कि नो वाटर्स इंटर्स द रेड सी फ्रॉम द रिवर्स। तो बहुत कम होता है, तो रिवर तो नहीं है। बारिश बारिश का पानी अगर इंटर कर रहा है तो उससे मतलब नहीं है। बारिश का पानी कहाँ जाएगा? समुद्र में जाएगा, नदी में जाएगा, नाला में जाएगा। बट यहाँ पे बात हो रही है रिवर्स की, क्योंकि जब मेडिटेरियन का, आप इजिप्ट का मैप देखोगे तो इजिप्ट में कौन सा लाइफलाइन रिवर है? नील। नील मेडिटेरियन से जस्ट नीचे से यहाँ से ओरिजिन करती है एंड गोज साउथवर्ड, साउथवर्ड जाती है। कोई रिवर नहीं है जो मेडिटेरियन में, अब छोटी सी कोई स्ट्रीम होगी, बारिश यहाँ हुआ और ये नील, ये मेडिटेरियन में जाके मिल रहा है, तो उसको थोड़ा सा अवॉइड करना है। या आप यहाँ पे डी भी कर सकते हो, लेकिन डी जब करोगे तो हम आपको रोक देंगे करने के लिए कि ये तो हम सही करेंगे, आप इसको इलिमिनेट कर दो और आप दो के साथ जाओ।
एट मैक्सिमम हम इतना कर सकते हैं। अगर आप हमसे आर्ग्यू करोगे तो ठीक है, वेरी लिटिल या एनी फॉर्म तो होता ही होगा थोड़ा सा, ठीक है। यहाँ पे नो वाटर, फिर भी यहाँ पे आप थोड़ा सा और दिमाग लगाओगे ना तो ये बोल रहा है रिवर्स। स्ट्रीम तो बहुत होते हैं, स्ट्रीम और रिवर्स में अंतर है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू आंसर्स द आंसर इज बी, और बी होना चाहिए मेरे हिसाब से, थोड़ा सा और अच्छे से करोगे। ठीक है, स्ट्रीम और रिवर में अंतर होता है, और मेरे हिसाब से मुझे लग रहा है कि इसका आंसर सी ही होना चाहिए। थोड़ा सा यहाँ पे काफी मतलब ट्रिकी वे में क्वेश्चन को बनाया गया है। और चलते हैं आगे। हमेशा क्वेश्चन आए तो आपको ये दिमाग दिमाग में रखना है कि ये क्वेश्चन सेटर क्वेश्चन क्यों बनाया गया है। मेरे एबिलिटी, मेरी मेंटल एबिलिटी, मेरी कॉग्निजेंस, मेरी मेरे स्टेमिना और मेरा नॉलेज को चेक करने के लिए किया गया, और मोर देन नॉलेज इट इज कॉमन सेंस लॉजिक। तो आपको लॉजिक उस हिसाब से लगाना है। चलिए 89 हम लोग देख लिए, और क्वेश्चन नंबर 90 पे चलते हैं। 90 यहीं पे है। अकॉर्डिंग टू इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, आप ये बताओ कितना बार ये इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 कितना बार आया है। मुझे 10 दिन का टाइम में है तो क्या क्या देखना है, यही सब देखना है। किसी के पास लैपटॉप है, किसी के पास टैबलेट है, किसी के पास नहीं है, दोनों तो मोबाइल है। गूगल करिए, पहला जो आता है वो साइट, उस पे जाके थोड़ा सा देख लीजिए ब्रीफली क्या है क्या नहीं, या विकिपीडिया का पहला भी पैराग्राफ पढ़ लीजिए। Environmental Protection Act, which one of the following is the largest source of sulfur dioxide emissions? ठीक है, बोल रहा है कि लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स। यूपीएससी का हर क्वेश्चन प्रिडिक्टेबल है। जैसे मैंने ग्रुप में डाला तो इसको देख के सीरियसली मैं बोल रहा हूँ, नहीं डाला था रेट्स और आर्टिकल 21। मैं कल देखता हूँ, सैटरडे को छुट्टी रहेगा तो मैं 20-30 चीजों को याद करके, थोड़ा सा मंथन करके मैं लिख कर भेजता हूँ ग्रुप में। आप उसको थोड़ा उस पर थोड़ा सा वर्क करिए। कहाँ कहाँ से वर्क कर सकते हैं। विजन मैगजीन जब PT 365 पढ़ रहे हो, या क्लास नोट्स वगैरह पढ़ रहे हो, या आपको मालूम है रील्स के बारे में बात हो रही है, तो आप डायरेक्ट जाके बुक्स में लक्ष्मीकांत में जाकर देख लेना है। जैसे कोऑपरेटिव इम्पोर्टेंट है, ठीक है, आर्टिकल 19 क्लॉज 1 सब क्लॉज 6। तो वो सब चीजें जाके देखना, ये सब क्वेश्चंस आएंगे। अब ये क्वेश्चन को देख के मैं इसलिए अभी बोला आपको, क्योंकि इसको जब मैंने पहला सेंटेंस पढ़ा और चीजों पे नजर गई, तो यूपीएससी एक दो क्वेश्चन ऐसे रखती है। देखियो मैं बताता है कैसे रखती है। लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, डेफिनेटली यहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड होगा, ठीक है। 0.001% तो होगा, बिल्कुल होगा। शिप्स यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, शिप्स फॉसिल फ्यूल्स बहुत बड़ा सोर्स है, वो भी मतलब डीजल्स और ये सब यूज करती है, तो सल्फर डाइऑक्साइड इमिशन गैस में निकलेगा ही। हाँ भाई निकलेगा बिल्कुल। एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल फ्रॉम ओर्स, थोड़ा बहुत भी निकलेगा या नहीं भी निकलेगा, मान लेते नहीं निकलता है तो इलिमिनेट कर देंगे। लेकिन हमें लगता है कि 0.001% तो होता होगा। पावर प्लांट यूजिंग फॉसिल फ्यूल सब जगह से होता है। ऐसे ऑप्शंस आपको मिलेंगे हर एग्जाम में, हर एग्जाम में। अब इसमें से हमें सिलेक्ट करना है बेस्ट पॉसिबल, और यहाँ पे क्वेश्चन में ऑलरेडी मेंशन है लार्जेस्ट सोर्स, ठीक है, लार्जेस्ट सोर्स, इस सोर्स से ज्यादा निकलता है। आयरन और जैसे मान लो वहां से तो बहुत कम निकलेगा, ठीक है। फिर सीप यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, यहाँ से भी कम निकलेगा। पावर प्लांट से ज्यादा निकलेगा, पावर प्लांट्स चिमनीज लगे हुए रहते हैं सल्फर डाइऑक्साइड का काफी। ये सब आंसर एच डी। लोकोमोटिव यूजिंग फॉसिल फ्यूल्स, लोकोमोटिव्स क्या होता है। लोकोमोटिव्स वही रेल इंजन्स वगैरह, तो वो इलेक्ट्रीफाइड होने लगे हैं, और बाई 2030 मेरे ख्याल से, आई मे बी रॉन्ग, 2030 तक सबको इलेक्ट्रीफाइड कर लेना है। तो जो मेजर सोर्स है, द लार्जेस्ट सोर्स ऑफ इमिटिंग सल्फर डाइऑक्साइड इन द एनवायरमेंट इज पावर प्लांट, दैट टू कोल बेस्ड पावर प्लांट। और इंडिया में कोल बेस्ड पावर प्लांट सबसे ज्यादा है, इसीलिए इंडिया मतलब रिन्यूएबल की तरफ इन्वेस्टमेंट वगैरह है, क्योंकि ऑलरेडी हमारा जो पर कैपिटा एनर्जी कंजप्शन है वो बहुत कम है इन कंपेरिजन टू वेस्टर्न कंट्रीज। 90 के बाद 91। अगले बार जब हम लोग अगले प्रीलिम्स में जब हम लोग लेके आएंगे ब्रेन स्टॉर्मिंग टेक्निक, तो काफी अच्छे से प्लानिंग व्लानिंग चल रही है। सबसे पहले स्टेट में मतलब ये फॉर्म बताया जाएगा। पहले तो बताया जाएगा कि अभी 2022 से 2022, 2023, 2024 और 2025 में सेम ट्रेंड रहेगा।
कि मान लो इस टाइप का स्टेटमेंट वन वाला, फिर स्टेटमेंट टू वाला, फिर स्टेटमेंट थ्री भी एक क्वेश्चन देखे थे, फिर ये ऑप्शन पैटर्न, फिर दूसरा ऑप्शन पैटर्न बताया जाएगा कि कैसे कैसे करना है। तो इस पे काफी होलिस्टिकली काम चल, मतलब थोड़ा थोड़ा सा पाइपलाइन में, उतना भी तेजी से नहीं चल रहा है। चलिए, स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू देख के हम समझ गए कि यहाँ की कहानी क्या है। ऑप्शन वन में क्या होता है, ऑप्शन बी में क्या ऑप्शंस हमारे पास रहते हैं, सी में क्या रहता है, डी में क्या रहता है। आंसर मिल गया, एक बार कंफर्म कर लेना है पढ़कर कि कहीं ऊपर नीचे भी कहीं ना हो जाए, देख लेना है। चलिए यहाँ पे पढ़ते हैं। देयर इज इनस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन। अफ्रीका का साहेल रीजन देख रहे हो, जैसे अफ्रीका थोड़ा सा रफली हम बनाए यहाँ पे और ऐसे करके बनाए, ये साहेल रीजन का नाम, साहेल रीजन। ठीक है, तो यहाँ हमेशा वॉर, इन्फ्लिक्ट, जो भी है ये बोल रहा है स्टेटमेंट, इंस्टेबिलिटी एंड वर्सनिंग सिक्योरिटी सिचुएशन इन द साहेल रीजन, देयर इज वहां पे है। स्टेटमेंट टू बोल रहा है देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स और कूप्स, मिलिट्री टेक ओवर कर लेती है लेजिटिमेट गवर्नमेंट को या सिविलियन गवर्नमेंट को, और कूप डिएटेड कर लेती है, एंड सेवरल कंट्रीज ऑफ द साहेल रीजन इन द रिसेंट पास्ट, ऐसे रिसेंट पास्ट में ऐसा हादसा हो चुका है। ठीक है, अब देखो, अब इसको शोएब अख्तर को अब यहाँ पे नॉलेज देना है, यहाँ पे समझना नहीं है, यहाँ पे क्या समझना है। ठीक है, तो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट वन हो गया, बोल रहा है, तो क्या बोलते हो, बोलो इसको, इसको एक्सप्लेन करो माइक ऑन करके। ये क्या बोलना चाह रहा है, दोनों स्टेटमेंट क्या है, स्टेटमेंट वन दोनों सही है या स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन कर रहा है कि नहीं, ये बताओ, ये ना तब समझेंगे। बताइए माइक ऑन करके। सर इसमें बोथ मतलब दोनों ही सही लग रहे हैं, तो ऑप्शन ए आएगा। यस सर। हम्म, ठीक है, तो देयर इज इंस्टेबिलिटी एंड वर्सेनिंग सिक्योरिटी सिनेरियो इन जम्मू एंड कश्मीर बॉर्डर एरिया। कभी भी हो तो ऐसा एनालॉजी आप लोग ड्रॉ कर सकते हैं। देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर्स, देयर हैव बीन मिलिट्री टेक ओवर नहीं, मिलिट्री कॉन्फ्रंट्स, कॉन्फ्रंट्स इन सेवरल पॉकेट बॉर्डर, जो अभी रिसेंटली हुआ। तो यानी यहाँ पे एक इंस्टेबिलिटी क्यों है, क्योंकि यहाँ पे पॉकेट, जो डिफरेंट पॉकेट ऑफ जो बॉर्डर एरिया हमारा पाकिस्तान के है, वहाँ पे मिलिट्री कॉन्फ्रंट हुए हैं। बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट एंड बी एक्सप्लेन द ए, स्टेटमेंट टू एक्सप्लेन द ए, स्टेटमेंट वन हमारा सही। जब भी ऐसा हो आप लॉज वहां पे, ये मैं इसलिए लिख के बता रहा हूँ कि आप एनालॉजी ड्रॉ करो कि ऐसा सिनारियो साहिल में है, हमारे घर में हो जाए, हमारे पड़ोस में हो जाए, तो क्या होगा। क्या बी सी को एक्सप्लेन करता है, फिर यहाँ पे तो आपने कॉन्फिडेंटली बोल दिया, लेकिन एग्जाम हॉल में ऑप्शन ए को टिक मारना काफी डिफिकल्ट होगा। तो उस सिनेरियो में आप एनालॉजी ड्रॉ करोगे अपनी सोसाइटी से, अपने कम्युनिटी से, अपने देश से, कि अगर हमारे देश में अगर ऐसा हुआ रहता तो स्टेटमेंट ये भी सही है, ये भी सही है, कौन एक्सप्लेन कर रहा है, ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है या ये इसको एक्सप्लेन कर रहा है। एग्जाम में प्रेशर रहता है थोड़ा सा, माइंड स्ट्रेस रहता है, तो वहां पे एग्जैक्टली। गलत डिसीजन लिया जा सकता है। तो थोड़ा सा अगर आपको जब भी कंफ्यूजन हो तो थोड़ा सा 10 सेकंड 20 सेकंड ले लेना है और एनालॉजी ड्रॉ कर लेना है। चलिए 92 में आते हैं। अगेन सेम स्टेटमेंट, कितना क्वेश्चन हो गया, एक क्वेश्चन, एक क्वेश्चन, दो क्वेश्चन, ऊपर दो क्वेश्चन देखे थे, पांच क्वेश्चन ऐसे आता है। तो इन सब चीजों पे काम होगा। इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है, ऐसा हो सकता है कि इंडिया डज नॉट इम्पोर्ट एप्पल्स फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, एलिमिनेट करिए। इन इंडिया the laws prohibits the import of genetically modified food without the approval of competent authority. It should be and it is there. यस सर। Statement one is incorrect, Yes, but sir. statement correct and answer is D. इंडिया में इतने रिच हैं, 1% जो है वो रोल्स, रोल्स रॉयस क्या बोलते हैं, वो कस्टमाइज्ड कार बनवा के इंडिया में इंपोर्ट करते हैं। तो एप्पल दो कार्टून नहीं मंगवा सकते, दो बॉक्सेस। चलिए 92 का डी सही है हमारा आंसर। 97 पे आते हैं। अगेन सेम स्टेटमेंट आ गया 97 पे भी। रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड ए रैपिड, अगेन a bit hype word, rapid
रिकवरी करा है फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस, एंड डेफिनेटली देयर वाज इकोनॉमिक क्राइसिस। अगर करंट अफेयर आप फॉलो कर रहे हो तो वेनेजुएला में दो पक्ष हो गए थे, एक सपोर्टेड बाय यूनाइटेड स्टेट और दूसरा सपोर्टेड बाय रसिया आई थिंक, और दूसरे पावर्स। करीब ये 4 साल 5 साल पहले की बात, जब मैं प्रिपरेशन कर रहा था उस समय बहुत कोप हुआ था, देयर वाज वन मैन। तो उसी समय से ये चल रहा है। देयर वाज रिसेंटली वेनेजुएला हैज अचीव्ड अ रैपिड रिकवरी फ्रॉम इट्स इकोनॉमिक क्राइसिस एंड succeeded in preventing its people from fleeing या immigrating to other countries. डेफिनेटली अभी जम्मू कश्मीर में ये सब चीजें चल रही थी तो पीपल वहां से फ्ली कर रहे थे बॉर्डर एरिया से और सेफ जगह पे जाना चाहते हैं। लोग देश भी छोड़ देते हैं, जैसे रोहिंग्या क्राइसिस हुआ गाजा में चल रहा है। तो डेफिनेटली इट मेक्स सेंस, ठीक है, ये सेंस बनाता है। तो यहाँ पे रैपिड रिकवरी एबिट इट इज हाइब्रिड वर्ड, एक्सट्रीम वर्ड्स। तो उस वजह से बाकी सारा चीज सही है, लेकिन रैपिड रिकवरी कैसे कर सकता है जिसको एप्पल लेने के लिए, बिस्किट लेने के लिए मतलब बंडल्स के नोट्स ले जाने पड़े और इकोनॉमिक सिनेरियो डिटेरियोरेट हो गई है। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि वेनेजुएला है द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ऑयल रिजर्व्स, एंड दिस इज फैक्ट। नहीं भी पता है तो आपको मालूम होना चाहिए। जब मैंने इससे पहले जब दो वर्ड मैंने इस्तेमाल करा कि द गवर्नमेंट वन मैन वाज बैक्ड बाय यूनाइटेड स्टेट, दूसरा यूएसए, चाइना और जो भी था, सॉरी रसिया एंड चाइना और दूसरे कंट्रीज थे। जब ऐसा नेक्सस हो जाए और प्रॉक्सी वॉर चलने लगे किसी भी देश में, इट मींस दैट रीजन इज रिच इन नेचुरल रिसोर्सेस। यहीं पे समझ जाना चाहिए था कहानी, ठीक है। कहीं भी देख लो उठा के, इराक इराक सऊदी अरबिया, फिर उधर ईरान, ये सब क्या, यूक्रेन। यूक्रेन, ये सब चीजें क्या, यूक्रेन वहां पे ब्लैक सी का एक्सेस चाहिए उसको, ठीक है। फिर ये सारा चीजें जहाँ पे देख लो, जैसे गाजा वगैरह, गाजा में और इसराइल पैलेस्टीन इशू चल रहा है, वो तो रिलीजियस है और ठीक है वो दूसरा कंटेक्स्ट है। लेकिन कहीं भी आप देखो वेनेजुएला में या इधर अफ्रीकन के जितने भी कंट्रीज, अफ्रीका कंट्रीज देखोगे तो ऐसे बाउंड्रीज ऐसे 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 कट करके ऐसे बाउंड्री बना हुआ है। और जब मैंने देखा तो ये लगा कि तो वो देखने से ही लगता है कि ये आर्टिफिशियल बाउंड्री किया गया है। फ्रेंच यहाँ रूल कर रहे थे और यहाँ पे ब्रिटिश रूल कर रहे हैं, बोले कि चलो सीधा ड्रॉ कर देते हैं। तो जब भी ऐसी चीजें हो, दैट रीजन इज रिच इन मिनरल रिसोर्सेज एंड दिस इज करेक्ट, स्टेटमेंट टू इज करेक्ट एंड वन इज रॉन्ग। आंसर इज डी। रैपिड रिकवरी क्या होता है? रैपिड रिकवरी क्या होता है? ऐसे ऐसे आया रैपिड। सर यहाँ अभी चाय भी 10 लाख या 5 लाख की मिलती है। हाँ हाँ एग्जैक्टली, जब उस समय चल रहा था। तो चलिए 99, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान। जब ये क्वेश्चन को मैंने पढ़ा तो मुझे वो क्वेश्चन याद आ गया, जननी सुरक्षा योजना, जो 2 बार पूछा, 2 बार यूपीएससी पूछ चुकी है। जननी सुरक्षा योजना और यूपीएससी ने 2 बार पूछा। सेम क्वेश्चन नंबर। जब ये पढ़ा तो मुझे ये क्वेश्चन याद आ गया कि जब एग्जामिनर ने ये क्वेश्चन को बनाया तो वो इस क्वेश्चन से इंस्पायर्ड था। चलिए देखते हैं कैसे। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान, ठीक है। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, द स्कीम गारंटीज ए मिनिमम पैकेज ऑफ एंटीनेटल केयर यानी बच्ची के जन्म से पहले, टू वुमेन इन देयर सेकेंड, जब वो 6 महीने की प्रेगनेंसी होती है, और थर्ड ट्राइमेस्टर यानी 9 महीने की प्रेगनेंसी, ठीक है। अब यहाँ तक तो बड़ा लंबा सेंटेंस हो गया, यहाँ पे आपको थोड़ा सा पॉज लेना होगा और एंड के साथ स्टेटमेंट को जोड़ा गया है। एंड 6 मंथ्स पोस्ट डिलीवरी, यानी बच्चा जन्म ले चुका है, पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर सर्विसेज इन एनी, अगेन एनी, ठीक है, गवर्नमेंट हेल्थ पॉसिबल। तो यहाँ पे एनी को हम नहीं करेंगे क्योंकि लॉजिक मेरा कॉमन सेंस काम कर रहा है। गवर्नमेंट का, चाहे घर में हॉस्पिटल हो, चाहे कम्युनिटी डेवलपमेंट में हो या डिस्ट्रिक्ट में हो या स्टेट लेवल पे हो, कहीं पे भी हो, तो एनी लगाने से कोई हमें प्रॉब्लम नहीं है। ये एक्सट्रीम वर्ड्स नहीं समझेंगे इसको। एनी गवर्नमेंट हेल्थ फैसिलिटीज मतलब जाके हम अवेल कर सकते हैं। लेकिन अब जहाँ पे कार्ड बना रहता है वहीं पे कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा ब्रॉड होके इसको हम नहीं लेते हैं। बस हमने यही सोचा कि डिलीवरी तो हो गई और
एंटीनेटल केयर भी मिल गया, लेकिन ये 6 मंथ्स आफ्टर पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर, ये तो कॉर्पोरेट भी नहीं देती है। अगर हमारे साथ कोई महिला काम करे, एक महिला कलीग है काम कर रही है, उनको 6 मंथ का ही मैटरनल वो मिलता है टोटल मिला के पोस्ट एंड प्री। तो ये गवर्नमेंट 6 मंथ तक पोस्ट डिलीवरी हेल्थ केयर नहीं देती है। यहाँ के बाद एंड लगा के यहाँ पे सेंटेंस को कॉम्प्लेक्स नहीं समझ में आता, आपको दिख रहा है 4-5 लाइन का है, एंड लगा हुआ है, आप उसको सस्पेक्ट नहीं, अगर इसका मीनिंग निकाल के आप नहीं समझ सकते हैं तो। एंड लगा हुआ है, इन्हीं को मैंने यहाँ पे छोड़ दिया है, या इसको भी कंसीडर कर सकते हो थोड़ा सा, लेकिन यहाँ पे 6 महीने तक नहीं। उसी तरह जो जननी सुरक्षा और एक और क्वेश्चन था, उसमें 1500 कैलोरी और 2100 कैलोरी वाली बात करी थी, वहां पे भी पोस्ट डिलीवरी कुछ ऐसा स्टेटमेंट था जो कि गलत था। तो एग्जामिनर ये क्वेश्चन को बनाने से पहले वो क्वेश्चन से इंस्पायर्ड हुआ। दूसरा देखते हैं, ये गलत है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, टू सेंटेंसेस combined with and conjunction, that tends to be incorrect. Under this scheme, इस स्कीम के तहत प्राइवेट सेक्टर्स हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स ऑफ सर्टेन स्पेशलिटीज कैन वॉलेंटियर। वॉलेंटियर तो कोई भी कर सकता है, अगर हम डॉक्टर बाय प्रोफेशनल है तो कोविड में जाके वॉलेंटियर, या अभी भी जाके वॉलेंटियर कर सकते हैं, ठीक है। तो वॉलेंटियर टू प्रोवाइड सर्विसेज एट नियर बाय गवर्नमेंट हॉस्पिटल फैसिलिटी, कहीं भी आप भी डॉक्टर हो, नर्स हो, बी एम ए यूएचएस कुछ कर रहे हो तो जाके वॉलेंटियर कर सकते हो, कहीं भी कर सकते हो, प्राइवेट में क्या गवर्नमेंट में, एनजीओ, सब जगह जाके कर सकते हो। स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ये तो लॉजिकली है। तो आप जाओगे बोलोगे मैं सेवा करना चाहती हूँ देश का, समाज का, तो कोई रोकेगा आपको? नहीं रोकेगा, आपके पास लाइसेंस है, पढ़ रखा है। अब नहीं पढ़ रखे हो, डुप्लीकेट सर्टिफिकेट है, तो बात अलग है। चलिए क्वेश्चन नंबर 100 में, विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, जब मैंने ये क्वेश्चन को पढ़ा तो अगेन इतना मैंने पीवाई क्यू एनालिसिस करा तो अटल पेंशन योजना मेरे दिमाग में आया। ऐसे आपको पीवाई क्यू पे कमांड होना चाहिए कि क्वेश्चन पढ़ रहे हैं और प्रीवियस क्वेश्चन क्लिक हो रहा है कि यार ये मैंने क्वेश्चन वहां पढ़ा था अटल पेंशन योजना। ठीक है, अटल पेंशन योजना, ये क्वेश्चन बनाने से पहले एग्जामिनर 100%, मैं भी कहीं पे काम करता हूँ, हम लोग का भी कुछ काम करने का प्रोसीजर है, सेम मैं एकदम कह सकता हूँ कि ये क्वेश्चन बनाने से पहले ये वाला जननी सुरक्षा योजना से, ये अटल पेंशन योजना से। विथ रेफरेंस टू प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, द एंट्री एज ग्रुप फॉर द एनरोलमेंट इन द स्कीम 21 to 40 years। अगेन हमें यहाँ पे मिल गया कि यहाँ पे कुछ गड़बड़ हो सकता है। अगर श्रम ही करना है, जब हम 18 साल में वोट कर सकते हैं तो 18 साल में काम भी कर सकते हैं, और ये श्रम योगी मानधन योजना में पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ऐसा तो नहीं है 18 साल से, 16 साल से, 14 साल से कम में, मतलब 18 साल से कम उम्र के बच्चे भी अपने घरेलू कार्य में इंगेज हो सकते हैं, प्रोवाइडेड दैट इज नॉट इंजूरियस टू हेल्थ एंड समथिंग लाइक दैट। तो 21 यहाँ पे मुझे सस्पेक्ट लगा, 18 से 40 होना चाहिए, ठीक है। और ये काफी पीक वर्किंग एज होता है, तो हमने इसको होल्ड कर। एनी एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शेल बी मेड बाय द बेनिफिशियरी, ठीक है, जितना एज में कंट्रीब्यूट करेगा बाद में उसमें उतना ही फायदा होगा, तो एज स्पेसिफिक है, ठीक है। तो ये सही लग रहा है हमें, कुछ अभी तक इसमें कुछ मिला नहीं। ईच सब्सक्राइबर अंडर द स्कीम शैल रिसीव ए मिनिमम पेंशन ऑफ 3000, ठीक है, पर मंथ आफ्टर अटेनिंग द एज ऑफ 60 years। अगर यहाँ पे 60 years एंड 62 years 65 years भी रहता तो हम उतना ज्यादा बेचैन नहीं होते, क्योंकि लोग इस साल में रिटायर होते हैं, ठीक है। अगर यहाँ पे 55 years रहता तो फिर हम इसको होल्ड पे रखते, मतलब एक स्टैंडर्ड एज माना जाता है कि 62 60 62 65 years तक लोग रिटायर कर जाते हैं, फिर उसके बाद अपना पेंशन, पेंशन से अपनी लाइफ गुजारते हैं, जो कंट्रीब्यूट करे होते हैं अपने वर्किंग डेज में। तो यहाँ पे 55 साल रहता है तो फिर हम इसको इलिमिनेट करते हैं, लेकिन 60 years है तो ठीक है। फैमिली पेंशन इज एप्लीकेबल टू स्पाउस एंड अनमैरिड, ठीक है। अब देखो, मैं ही हूँ और मैं मान लेते हैं मेरे पास मेरा एक बेटा है और एक बेटी है, ठीक है, और हम पेंशन में श्रम योगी मानधन में हम कर रहे हैं। तो ये अनमैरिड डॉटर, यहाँ पे थोड़ा सा हमें लग रहा है कि अनमैरिड डॉटर तो शादी करके चली जाएगी अपने घर अपने हस्बैंड के साथ, तो यहाँ पे थोड़ा सा यहाँ पे हमें सस्पेक्ट लग रहा है। और यहाँ पे कैसे इलिमिनेट करोगे बताओ? स्टार्ट करते हैं एक से, जहां जहां एक है उसको इलिमिनेट करते हैं, फिर उसके बाद चार ऐसे ही चला गया, एक के साथ चार चला गया, ठीक है, 1 2 3 4,
अब हम अपने पुराने वाले नॉलेज का भी हेल्प लेंगे अपने आप को सेटिस्फाई करने के लिए कि चार स्टेटमेंट था तो दो स्टेटमेंट हमारे सामने आ गया। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि स्टेटमेंट सॉरी ऑप्शन सी में एग्जामिनर क्वेश्चन सेटर ने एक ऑप्शन चॉइस को खराब करके रख दिया। ओनली टू मेक। कैसे? यहाँ पे 2 और 4, इसके जगह पे 2 और 4 भी दे सकता था, लेकिन वो एक ऑप्शन चॉइस को ही खराब करके रख दिया। तो ये बताने के लिए, ये इंफेसाइज करने के लिए कि टू सही है। ठीक है। तो टू हमारा सही है, और वन हमने सस्पेक्ट रखा था, जहां जहां पे वन है उसको एलिमिनेट कर दिया, और यहाँ पे आके फंस गए। बी और सी में क्या लेके जाओगे? चार स्टेटमेंट है, एटलीस्ट दो सही होना चाहिए, इंक्लूसिव होना है, डील करके निकल लेना है। ठीक है। सर, जो बोलिए अच्छे से ऑप्शन बोलिए। 3 है, क्या अगर उसे देखें तो वो बहुत ज्यादा स्पेसिफिक नहीं लग रहा है। सर, स्पेसिफिक? ऑप्शन 3 जो है काफी ज्यादा स्पेसिफिक नहीं लग रहा है कि 3000 ऑप्शन सी? ईयर्स। नहीं नहीं, यस थोड़ा सा सर। बोलिए, फिर से बोलिए, नहीं सुनाई दिया। ऑप्शन सी स्पेसिफिक? आवाज कट रहा है, मैं समझ रहा हूँ आप क्या बोलना चाह रहे हो, आवाज कट रहा है, आप टाइप करो, मैं देखता हूँ आप क्या बोल रहे हो, मैं समझ रहा हूँ। मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन हमें समझ में आ गया कि आप लोग क्या सोच रहे हो। देखो, सिंपल सा क्या करना है, सिंपल सा क्या करना है, 1 2 3 4, एटलीस्ट मिनिमम वन इज रॉन्ग। एक स्टेटमेंट तो गलत है, और मैक्सिमम, मिनिमम एक गलत है, और मैक्सिमम 3 गलत हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे एक ऑप्शंस में सिर्फ वन भी दिया हुआ है, और हमारे पास ये चार स्टेटमेंट है। मिनिमम एक गलत होगा, 3 गलत होगा। कॉमन सेंस, सिंपल आदमी की तरह, कॉमन आदमी की तरह यूपीएससी का एग्जाम साइड में रखो, किसी भी तीसरे आदमी को, कॉमन सेंस वाले आदमी को लेके आओगे और उसको ये पैटर्न बताओगे कि ये ऊपर में कुछ भी दिया हुआ है और ये कोड दिया हुआ, पूछ रहा है कि कौन सा है, चारों में से कौन सा चाहिए, तो वो बोलेगा कि भैया हमें कम उम्मीद लग रहा है कि 3 मैक्सिमम गलत करेगा, क्योंकि चार स्टेटमेंट है। वो दो सही कर सकता है, दो गलत करेगा, दो सही करेगा, या एक गलत करेगा, एक सही, एक गलत करेगा और 3 सही होंगे। तो एक गलत करेगा, 3 सही होंगे, कॉमन सेंस से, कॉमन सेंस से, तो इसको हम हटा देंगे। और अब डिसाइड करेंगे हम दो, दो को लें या चार को लें, दो को लें या चार को लें। लास्ट जो एलिमिनेशन टेक्निक हम लोगों ने देखा था लास्ट के 2 सेशन में, उसमें हमने बताया था कि जब भी इंडिविजुअल आ जाए और यूपीएससी का जो क्वेश्चन सेटर एक ऑप्शन को खराब करके यहाँ पे रख दिया, 2 के साथ 4 भी दे सकता था, एक क्वेश्चन चॉइस में दे दिया, तो सबसे पहले हमने ये बताया था कि इसको इलिमिनेट करना है, क्योंकि चार स्टेटमेंट में कॉमन सेंस यार कि 3 गलत नहीं करेंगे। एक्सट्रीम सिनेरियो में हो सकता है ऐसा, ठीक है, तो वो गलत होगा तो गलत होगा, कोई दिक्कत नहीं है उससे, लेकिन जनरल टर्म में ये गलत नहीं होगा, और इसको जाके इंडिविजुअल टेस्ट करो। एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, सबसे पहले तो, अच्छा आप ये बोलना चाह रहे थे, मुझे अब समझ में आया, ये आपका वर्ड कट रहा था, तो आप ये बोलना चाह रहे थे कि एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, यहाँ पे पहले आपको ये समझना होगा कि श्रम योगी मानधन योजना क्या होता है, और यहाँ पे बात हो रही है पेंशन का। तो मान लेते हैं हम 40 साल की उम्र में 3 3 हजार रुपये या 5 5 हजार रुपया। नहीं सर, मैं टाइप कर, ऑप्शन इतनी देर नंबर में थर्ड टाइप के कर बारे दो। में बता रहा था, स्टेटमेंट थर्ड। आप टाइप कर दो ना। मैं और ये भी और भी तरीका सर देख लो, थर्ड आवाज। स्टेटमेंट में, सर थर्ड स्टेटमेंट में बोल रहा है कि 3000 देके उसको स्पेसिफिक बनाया जा रहा है। अच्छा ये बोल रहे हैं वो, अच्छा, तो ठीक है,
नहीं, स्पेसिफिक नहीं बना रहे। यूजुअली स्कीम्स में 3000 अमाउंट ही दिया जाता है, सो इट इज अ नहीं बेसिक तो नॉलेज। मान लीजिए नहीं पता है आपको, आपको नहीं पता है 3,000 रुपया दिया जा रहा है कि 4,000 रुपया दिया जा रहा है, ठीक है, वो उसका मुझे लगा कि ये स्टेटमेंट टू के बारे में बोल रहे हैं, तो ठीक है, चलो ठीक है, मान लेते हैं, चलो सस्पेक्ट करो इसको, इसको भी रखो सस्पेक्ट में, है ना। ठीक है, तुम बोल रहे हो तो सही बोल रहे हो, इसको सस्पेक्ट में रखो तीन को। लेकिन यहाँ पे जो हमने दो लाइन अभी बोला कि मिनिमम एक स्टेटमेंट गलत होगा और मैक्सिमम तीन गलत होगा, इतने तो ये बात से तो सहमत हो ना, इस बात से ये सहमत हो कि ये देखने के बाद, ये चारों ऑप्शन सेट देखने के बाद मिनिमम एक सही एक गलत होगा या तीन गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे एक दिया हुआ है तो यानी तीन गलत होगा ना, चार में से तीन गलत होगा, ठीक है। तीन गलत होगा, हमने ये बताया था कि ये वाला ऑप्शन, ये ऑप्शन चॉइस क्वेश्चन सेटर ने खराब करा, इसको पहले एलिमिनेट करने का और यहाँ पे जाके देखने का, इसका इंडिविजुअल टेस्ट लेके आने का। इंडिविजुअल टेस्ट करने गए तो ये बोल रहा है एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन शैल बी मेड बाय द बेनिफिशियरीज। तो आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, अगर नहीं पता है तो हम बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरी उम्र हो गई 40 साल, और 40 साल तक मुझे इतनी अवेयरनेस जानकारी नहीं थी कि पेंशन वेंशन में क्या होता है, रिटायरमेंट भी करना है, आराम की जिंदगी जीनी है, तो हम 40 साल की उम्र में गए श्रम योगी मानधन योजना में, क्योंकि 21 से 40 साल यहाँ पे बोल रहे हैं, ठीक है। बोल रहा है तो मान लेते हैं, इसको तो हमने सस्पेक्ट रखा है, तो मान लेते हैं 40 साल में गए। अब हम गवर्नमेंट को बोलेंगे कि हम यहीं से 3-3 हजार रुपये या 5-5 हजार रुपये या 6-6 हजार रुपये हर महीने आपको कंट्रीब्यूट करेंगे, 60 साल होने के बाद आप मुझे देना पेंशन। तो हम 60 साल तक करेंगे, ठीक है। 40 साल की उम्र में हमने ज्वाइन करा और 60 साल यानी 20 साल ही हम कंट्रीब्यूट करें ना, तो हमारा जितना कॉर्पस फंड जमा होगा गवर्नमेंट जो पेंशन वाला श्रम योगी मानधन स्कीम में, उसी बेस पे ना हमें पेंशन दिया जाएगा। अब कोई 20 साल से कर रहा था, हम 40 साल से कर रहे हैं, तो उसको ज्यादा पेंशन मिलेगा। लेकिन यहाँ पे बोल रहा है कि मिनिमम, तो हम यहाँ पे इसको डाउट नहीं करें कि मिनिमम इतना मिलेगा, एक सम्मानजनक राशि 3,000 रुपया कि गाँव में जाके इतना थोड़ा सा बेसिक नीड पूरा कर लेंगे। तो इस वजह से ये वाला ऑप्शन तो सही है, एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन। हम अगर पेंशन स्कीम 40 साल की उम्र में ज्वाइन कर रहे हैं और आपने 20 साल में ही कर रखा है, और अब 5,000 मंथली कंट्रीब्यूट करते हो, मैंने 40 साल में करा, तो हमें आपके इतना पेंशन पाने के लिए हमें लगता है कि 12,000 पर मंथ हमें कंट्रीब्यूट करना होगा, ये थोड़ा सा नॉलेज है, तो ये तो सही ऑप्शन। हम देखें, जाके हम इंडिविजुअल टेस्ट करें, तो ये मुझे सही लगा, यानी दो को गलत कर दिए, यानी दो हमारा सही है, साथ में जहां जहां दो नहीं होगा उसको एलिमिनेट कर देंगे, और एक यहाँ पे मैंने सस्पेक्ट रखा था तो उसको तो एलिमिनेट करना है। किसको करोगे, नहीं करोगे तो पढ़ के क्या फायदा, यहाँ पे ज्यादा चांसेस है गलत होने का। 21 से 40 से 18 से 40 पहले ही एक्सप्लेन कर रखा है, आपको दो मिनिमम गलत करना है, चार है एटलीस्ट, एक तो गलत करना है, मैक्सिमम दो गलत करना है। तो हमने गलत करा और बी आंसर लेके चलते बने घर। अब इसमें ज्यादा दिमाग लगाओगे तो फंसोगे, ओके बताइए। सर। ज्यादा ठीक है दिमाग सर। यस लगाएंगे सर, मान लीजिए। ज्यादा दिमाग लगाने से रॉन्ग हो जाता है। यस सर, ठीक है, मेरे साथ यही होता है। हाँ देखो सिंपल सा बात, यहाँ पे कुछ भी समझ में नहीं आया तो बस आपको स्टार्ट यहीं से करना है। आपको बस इतना चीज सीख लोगे, मान लो कुछ भी हमने टिक नहीं करा और ये क्वेश्चन बोल रहा है प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना, मिनिमम एक गलत होगा या मैक्सिमम तीन गलत होगा, इस पे तो किसी को डाउट नहीं है, देयर इज नॉट इवन सिंगल आयोटा ऑफ डाउट कि मिनिमम एक गलत होगा, क्योंकि यहाँ पे तीन है और यहाँ पे भी तीन है, और स्टेटमेंट्स हमारा जो आइटम है वो चार आइटम दिया हुआ है। एक गलत होगा, ये अगर आंसर हुआ तो एक गलत हुआ, ये आंसर हुआ तो ये गलत हुआ, अगर ये हमारा आंसर होगा तो दो गलत होगा, और ये मेरा अगर आंसर हुआ तो मैक्सिमम यहाँ पे तीन गलत होगा। एज ए कॉमन सेंस मैन, लॉजिकल पर्सन, आप ये बोल सकते हो कि सर तीन तो गलत नहीं हो सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता है कि एग्जामिनर चार स्टेटमेंट बनाया हो, वो भी प्रधानमंत्री श्रम योगी, ये इससे मैच कर रहा है, ये इससे भी सिंक कर रहा है, ठीक है, और ये वाला थोड़ा सा अनमैरिड डाउटर वाला चार को हमने यहाँ पे निकाल दिया, और दो बच गया, दो दो यहाँ पे भी है। आपको हमेशा इंक्लूसिव होना है, सिंपल अप्रोच बेसिक से लेके चलो, इतना क्यों कॉम्प्लेक्स करना है। आप यहाँ पे इसको भी अगर होल्ड पे रखती 3,000 वाली बात,
तो जहां जहां पे 3 है उसको आप एलिमिनेट करते तो आपका सही आंसर चला जाता। आप यहाँ पे अटक जाते 2 पे, 2 यहाँ पे भी है, 2 यहाँ पे भी है, तो अब बोलते कि सर हमको इंक्लूसिव होना है, डी को टिक मारते हैं। डी को टिक मारते हैं तो आप दोनों गलत चॉइस साथ में ले लेते, 1 और 4। यहाँ पे भी 1 और 4 है, ठीक है। फिर यहाँ पे एज स्पेसिफिक कंट्रीब्यूशन, ये बस बीच में आता तो गलत हो जाएगा। जो सिस्टम है उस सिस्टम से चलिए, ज्यादा इसमें नहीं करना है। बस ये करना है कि एक और मिनिमम एक गलत होगा, मैक्सिमम 3 गलत होंगे। और 4 स्टेटमेंट में है, 4 स्टेटमेंट है तो 2 तो सही होना चाहिए, 2 होना चाहिए। हमारा आंसर भी बी है जो कि इससे मैच कर रहा है। किसी किसी क्वेश्चन में ये भी सही हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द केसेस में ये सही होंगे और आपको पॉजिटिव मार्क्स देके चलेंगे। देखो अपने हिसाब से नहीं बनाना है रूल, ठीक है। अपने हिसाब से नहीं बनाना है, बेसिक्स रखना है। लाइफ में भी बेसिक रखना है, प्रिपरेशन को भी बेसिक्स रखना है, सिंपल रखना है। चलिए ठीक है, बंद करते हैं, रिकॉर्डिंग बंद करते हैं।